जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और जी जान लगा करके बीपीएससी की तैयारी में लगे होंगे। आप सभी को सूचना मिल गया होगा कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और एग्जाम कब होगा? दिसंबर में। अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं किया है या अभी तक आप सोए हैं तो जाग जाइए। आप सभी को पता है बीपीएससी इस बार जो एग्जाम लेने वाला है पहले की तरह बिल्कुल नहीं होगा, पहले से काफी कठिन होगा, काफी कॉन्सेप्ट बेस होगा और जो गहन अध्ययन किए होंगे ना वही क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको आकलन करना पड़ेगा। आकलन कैसे होगा? टेस्ट दे करके। और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट से नहीं होगा कि ये एक लाइन वाला टेस्ट दे दिए हो गया कि इस विटामिन से क्या होता है, इससे क्या होता है, ये नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हमने आप सभी के लिए लाया है टेस्ट सीरीज, टोटल 40 टेस्ट। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। आज इस टेस्ट का मैं कुछ क्वेश्चन डेमो के रूप में दिखाऊंगा। टेस्ट में क्या क्या मिलेगा आपको 40 टेस्ट मिलेगा, 30 मिलेगा आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पर और टोटल कॉन्सेप्चुअल टेस्ट मिलेगा 10 फुल लेंथ। और ये 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है बीपीएससी ने स्पष्ट कह रखा है कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़िए, उनके सिलेबस में ही मेंशन है। तो इनको अगर आप पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कितना भी अगर आप पढ़े हैं ना, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका तैयारी पूर्ण नहीं कहलाएगा। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी को पढ़ लिया है तो अति उत्तम। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, अभी भी आपके पास 90 दिन बचा है, लगभग में 90 दिन बचा है। बीच में बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं। 90 दिन में आप 40 टेस्ट दे दीजिए। हम बहुत जल्दी शेड्यूल जारी कर देंगे टेस्ट का। और इस टेस्ट को देने के बाद अगर आपने नहीं भी पढ़ा एनसीईआरटी, क्योंकि हम टेस्ट लेंगे आपका, टेस्ट के बाद हम डेली डिस्कशन करेंगे, डेली डिस्कशन होगा, जितना भी डाउट होगा आपका सब डाउट क्लियर कर देंगे। और ये जो टेस्ट बनाया गया है ना, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बनाया गया है। टोटल एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कवर किया गया है, 6ठी से लेकर के 12वीं तक टोटल। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो भी समस्या होगा सभी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और आपका खुद का आकलन भी हो जाएगा कि आपका तैयारी कहाँ तक गया है। तो आज हम बिना वक्त गवाए आगे डिस्कशन करते हैं। इससे पहले एक बात मैं बता दूं, जो मेरा टेस्ट 18 सितंबर से शुरू होने वाला था, अब यह टेस्ट 28 सितंबर से शुरू होगा और पहला टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। आप सभी लोग आकर के दे सकते हैं। समय है 10 बजे। विशेष जानकारी के लिए आप ज्ञानकर एकेडमी आकर के विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या दिए गए नंबर से भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमने बनाया है और टेस्ट में किस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? खनिज लवण, विटामिन और आहारी रेशा, 3 ऑप्शन है। तो आप सभी को पता है खनिज लवण भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित है ना। कोई भी जब हम खाना खाते हैं, आहार लेते हैं तो संतुलित आहार चाहिए। मतलब उसमें खनिज लवण भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, है ना, वसा भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, है ना। ये सभी जरूरी है। मतलब खनिज लवण में क्या सब आएगा? मैग्नीशियम हो गया, मिनरल्स में जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब क्या है? खनिज लवण है। ये सभी हमारे शरीर में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। विटामिन भी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर इनमें से किसी भी विटामिन का कमी होगा तो हमारे शरीर का रोग से जो लड़ने का क्षमता है कमजोर हो जाएगा और हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन आहारी रेशा ये हमें पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। तो कहेंगे आपकी जरूरत क्यों है? फिर भी जरूरी है। जब आप भोजन करते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में पचने के बाद, पाचन क्रिया होने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है, अपशिष्ट जिसको मल कहते हैं, मल, टॉयलेट, उसको निकालने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में या आपके भोजन में आहारी रेशा, रुक्षांश इसको कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फाइबर भी कहते हैं। इनकी कमी है तो आप खाना खाएंगे, पचेगा भी, लेकिन मल जो बनेगा, टॉयलेट जो बनेगा, वो क्या होगा? चिपक जाएगा। कहाँ पे? आपके आंतों में। क्योंकि भोजन में चिपचिपा चीज होता है, क्योंकि बहुत सारा केमिकल अंदर होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उसको और चिपचिपा बना देते हैं। फाइबर क्या करते हैं? रेशा क्या करते हैं? ये रेशा जो धागानुमा होता है, जैसे इसमें पत्ते में देखिएगा धागानुमा होगा, टमाटर में, गोभी में जो धागानुमा, धागा जैसे होता है ना, रेशेदार, जिसको रेशा कहते हैं, वही होता है फाइबर।
ये क्या करते हैं, भोजन को फिसलनदार बनाते हैं, चिकना बना देते हैं, फिसलनदार। फिर पचे हुए भोजन क्या होता है, मल क्या होता है, आराम से आसानी से निकल जाता है। अगर फाइबर की मात्रा कम हो गया तो क्या होगा, कब्ज हो जाएगा, फिर सड़ेगा भोजन और अलग अलग तरह के बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। इसमें पोषक तत्व बिल्कुल नहीं होते, लेकिन फिर भी ये जरूरी है। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। इसमें से ये पहला, दूसरा भी होगा, तीसरा नहीं, तो इसका मतलब 1 और 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मतलब ये सही और ये सही है ना, ये तीसरा सही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, तेल है, या जो चीज, जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या जिस चीज में वसा की मात्रा है, सबसे अधिक ऊर्जा जो हमें मिलता है वसा से मिलता है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे, वसा से। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से जितना ऊर्जा मिलता है ना, उसके लगभग में दोगुना ऊर्जा मिलता है किससे, वसा से मिलता है। आप सभी को पता होगा, अगर हम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसमें लगभग में 450 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, 450। अगर वही हम 100 ग्राम वसा लेते हैं, वसा फैट, इसी को अंग्रेजी में फैट कहते हैं, तो इससे लगभग में 900 ग्राम क्या मिलता है, सॉरी 900 कैलोरी क्या मिलता है, वसा मिलता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में ज्यादा ऊर्जा होता है, लगभग में दोगुना ऊर्जा होता है। तो ये सही है पहला कथन। दूसरा, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। आप सभी को बता दें कि प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि में सहायता करता है। वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है। और लवण जो है, खनिज लवण जो है, शरीर की अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो ये भी कथन सही कह रहा है ना। प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों को बढ़ाता है। जिम जो करते हैं ना लोग, तो वो भी प्रोटीन खाते हैं, क्यों, मांसपेशी को बढ़ाने के लिए, ये वृद्धि में सहायता करते हैं। खनिज लवण क्या करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना, पचाने में, अवशोषण में सहायता करते हैं। इससे हमको पोषक तत्व भी मिलता है। दोनों कथन सही है। तीसरा कथन देखते हैं, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। बिल्कुल, हमने अभी भी बताया आपको, सभी विटामिन हमारे शरीर को बाहरी रोगों से, या जो रोग होता है उससे लड़ने में सहायता प्रदान करता है। अगर किसी भी विटामिन की कमी हो जाएगी, आप रोग से ग्रसित हो सकते हैं, है ना। तो मतलब तीनों कथन सही है ना, इसका तीनों कथन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट का ये सब स्रोत होता है, ये सब चीज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस पे कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। एमिनो अम्ल, मंड, शर्करा। आप सभी को पता होगा एमिनो अम्ल जो होता है ना, ये किसका प्रकार होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है। प्रोटीन का पार्ट होता है एमिनो अम्ल। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर के किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। मतलब प्रोटीन बनने के लिए लगभग में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल का जरूरत पड़ता है। तो ये किसका पार्ट हो गया, एमिनो अम्ल का, है ना। मंड और शर्करा ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो मंड में स्टार्च में, और शर्करा मतलब ग्लूकोज में, चीनी में। आप सबको पता होगा मंड को, इसको कठिन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और इसको सरल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि शर्करा जो होता है, ये जो होता है आसानी से पच जाता है, लेकिन मंड स्टार्च जो होता है थोड़ा मुश्किल से पचता है। तो आपसे पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, पूछ रहा है। तो हमने जान लिया ये मंड और शर्करा कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, लेकिन एमिनो अम्ल किसका प्रकार है या किसका खंड है, प्रोटीन का, है ना। इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल एक, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, कह रहे कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो एमिनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। ये टोटल एनसीईआरटी का है, अगर आप सही से पढ़ेंगे ना, ध्यान दे करके, A to Z एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है,
वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे वसा जो है भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। सही कह रहा है। आप सबको पता होगा भोजन में अगर हम तेल ज्यादा लेते हैं, घी ज्यादा खाते हैं, या इसी को कहते हैं ना फैटी पदार्थ, उससे क्या होता है मोटापा बढ़ता है। ये देखिए मोटू को देखिए, इसका देखिए तुंदू को देखिए, ये सो रहा है ना, ये देखिए ये सब क्या है, ये यहाँ पे फैट जमा हुआ है। ये देखिए ये फैट है, ये फैट है, ये फैट है, ये फैट है ना, इसी को कहते हैं मोटापा। ये वसा जमा हुआ है। जो आदमी मोटा होता है ना, जिसके शरीर में ज्यादा मांस होता है, मांस के नीचे वसा का परत जमा होता है, आप सबको पता होगा, और वही वसा धीरे धीरे जमता है, फिर ये तोंद भी निकल जाता है, जैसे इनका देखिए इन भाई साहब का। तो सही कह रहा है, वसा की अत्यधिक मात्रा से मोटापे का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। वसा अधिक लोगे तो मोटा हो जाओगे, और मोटापा क्या है, एक बीमारी है ना, क्योंकि वसा जो है ना जल्दी पचता नहीं है। वसा को पचाने में हमारे लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, है ना। पचता नहीं है, वो जमा हो के क्या होता है, एकदम मांस को फैलाता है, मतलब परत बना देते हैं, मोटा हो जाता है, वही फिर बाद में खराबी भी करता है। ये ऑप्शन सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी बात सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, अभी हमने ऊपर भी जाना, सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, वसा ही प्रदान करता है, ठीक है, ये सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है, कह रहे वसा की तुलना में समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से हमें अधिक ऊर्जा नहीं। मान लीजिए वसा भी 100 ग्राम है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को सी लिख दिए, सी भी 100 ग्राम है ना, तो दोनों में ये कह रहा है कि क्या कार्बोहाइड्रेट में अधिक ऊर्जा मिलता है, मतलब दोनों समान मिलेगा, तो नहीं, गलत है, वसा में मिलेगा। अभी हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट भी 100 ग्राम है और ये भी 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग में 450 कैलोरी तक ऊर्जा मिलेगा, 450 से 500 कैलोरी। वसा में 900 कैलोरी से 950 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। इसका मतलब ये कथन गलत कर रहा है ना, ये उल्टा कह रहा है। ये कह रहा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा मिलती है, नहीं, कम ऊर्जा मिलेगा। अगर वसा भी समान है, कार्बोहाइड्रेट भी समान है, तो कार्बोहाइड्रेट में कम ऊर्जा मिलेगा। तो ये कथन गलत है, मतलब 1 और 2 सही हो। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो कौन सही है, 1 और 2, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट? ये सब लाइन जो है ना एनसीईआरटी का ही लाइन है, हमने एनसीईआरटी से उठाया है और ऑप्शन बनाया है इनको। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फैक्ट भी याद हो जाएगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषक तत्वों के अलावा जल का हिस्सा, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं इसको। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। क्वेश्चन को समझिए, कह रहे पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व, मतलब पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। सही है ना, ये बात सही है। और इसके संदर्भ में, जल के संदर्भ में विचार करने के लिए कह रहा है, अब पहला कथन है कुछ सीमा तक, मतलब कुछ मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। कह रहा है कि शरीर में कुछ सीमा तक, मतलब कुछ मात्रा में जल का पूर्ति खाद्य पदार्थ, जैसे कुछ चीज हम खाते हैं, मान लीजिए कुछ भी, तरबूज खाते हैं, मान लीजिए तरबूज है, या फिर खीरा है, गोभी है, टमाटर है, चुकंदर है, क्या क्या है, जो भी है इसमें सब चीज, अगर क्या इससे हमको थोड़ा थोड़ा जल का मात्रा मिलता है, जल की पूर्ति हमारे शरीर में इन सब से हो जाता है। सही जवाब है ना, बिल्कुल सही। आप खीरा भी खाते हैं, उसमें भी जल की मात्रा है। मान लो आम है, आम भी खाते हैं तो इसमें भी जल की मात्रा होती है ना। पहला कथन बिल्कुल सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये भी कथन सही है। क्यों सही है? आप सभी जानते हैं, हम खाना खाएंगे और पानी नहीं पिएंगे ना, आधा घंटा 1 घंटा के बाद पानी नहीं पियोगे ना, आपका खाना पचेगा नहीं। खाना को पचाने के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी
इसको घोलता है और तोड़ के उसको आसान बनाता है और वो हमारे शरीर में आसानी से पचता है। और पचने के बाद खाना से, भोजन से जो पोषण मिलता है ना हम सबको, ये जल के द्वारा ही अवशोषण होता है। जल ही इसको सोखने का काम करते हैं। जल के द्वारा ही पोषण हमारे शरीर में अवशोषित होता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाए, जो विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, जो पोषक तत्व होते हैं, उसको लेने के बाद अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के द्वारा या पसीने के द्वारा जल क्या करता है, बाहर भी निकाल देते हैं। आप सभी ने गौर किया होगा, गर्मी के महीनों में क्या होता है, शर्ट जब हम पहनते हैं, पसीना से शर्ट हमारा गंदा हो जाता है। ये कहाँ से आ जाता है? हमने पानी पिया, गंदा चीज खाया नहीं, कहाँ से? क्योंकि हम जो भोजन करते हैं ना, इसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होता है और ये जल के द्वारा बाहर निकलते हैं, कुछ मूत्र मार्ग से, कुछ पसीना के माध्यम से। तो ये सही है ना? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से दोनों कथन सही है ना? आप सभी को पता होगा, है ना? आगे देखते हैं। आपको पता है कि आम में भी पानी की मात्रा, ये दोनों कथन सही। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हम ऑनलाइन बता रहे हैं आपको, हो सकता है आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप क्लास में रहेंगे ना तो हर डाउट डिस्कशन हो जाएगा। ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में भी कर रहे हैं और ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्लास में, अगर मेरे क्लास में बैठ के आप नहीं समझते हैं ना, तो गलती आपका नहीं है, फिर गलती मेरा है। यहाँ पे फुल्ली आजादी होता है, जितना पूछना है, जितना डिस्कशन करना है कर सकते हैं, पूरा फुल्ली आजादी देते हैं हम। ऐसा बहुत कम जगह मिलता है, नहीं के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन, मतलब सूची 1 दिया है विटामिन दिया है, सूची 2 में रोग दिया है। मतलब अभाव जन्य रोग का मतलब होता है कमी, मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला विटामिन ए। विटामिन ए का जब शरीर में कमी होगा ना, तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, इसको हम रतौंधी या ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दिखना कम हो जाता है, धुंधला दिखाई देगा, दूर का चीज कम दिखाई देगा या पास से भी धुंधला धुंधला दिखाई देगा। और अगर अधिक मात्रा में कमी हो गया ना, मतलब विटामिन पूरा साफ कम हो गया, शरीर में पूरा कम हो गया, फिर आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, आंख सूख जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ये। विटामिन B1 है, विटामिन B1 को हम थायमिन भी कहते हैं। इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम होगा आपको। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, उसमें जल से जो पोषक तत्व लेते हैं हमारे शरीर, या हम जो खाना खाते हैं, कितना भी खाना खाओगे आप, शरीर में लगेगा ही नहीं। लगने से बहुत सारा प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम होगा, यहाँ तक कि हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है आपको। ये होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब होता है मसूरों में, दांत के नीचे से, इसमें से खून, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए, 1 मिनट हम इमेज को थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखिए आप, ये स्कर्वी रोग, इसको कहते हैं स्कर्वी रोग। ये देख सकते हैं आप, ये मसूरों में खून आएगा। एक बार फिर से मिला लेते हैं, ये ब्लाइंडनेस, B1 से बेरी बेरी और विटामिन सी से स्कर्वी। दांत से, मसूरा से खून, थोड़ा भी ब्रश करोगे खून आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कब होता है, विटामिन सी के कमी से। विटामिन डी के कमी से रिकेटस रोग, खास करके ये ज्यादातर मामलों में बच्चों में पाया जाता है। इसमें हड्डी जो होता है नरम हो जाता है। हड्डी क्या होता है, नरम हो जाता है, तो मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, कभी ऐसे मुड़ जाएगा या टूट जाएगा। देखिए आप, इस बच्चे का देखिए हड्डी नरम हो गया है, तो नरम होकर मुड़ गया, किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा है। ये विटामिन डी की कमी की वजह से हुआ है। इसी को कहते हैं हड्डी, उसको रिकेटस कहते हैं, या हड्डी का सूखना, हड्डी का नम्रता, नरम होना, या कभी कभी टूट भी जाता है, हाथ पैर सब टेढ़ा हो गया है। इनमें क्या है, विटामिन डी की कमी। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन से, आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन से आपका 4 विटामिन याद हो गया, 4 विटामिन का पता चल गया। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन से आपको चारों विटामिन, और अगर ऐसे रहता एक एक फैक्ट याद करना पड़ता। और ये टोटल एनसीईआरटी में है। अगर आप टोटल क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ये मैंने बस सिंपल दिखाया, आपको डेमो दिखाया है, इससे कठिन भी क्वेश्चन है, कुछ कुछ आसान भी क्वेश्चन है। मतलब आप इतना मान लीजिए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है एनसीईआरटी को, आपका पूरा कवर हो जाएगा। पूरा 40 टेस्ट देने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा है। और क्योंकि डेली रिवीजन होता है यहाँ पे, किसी भी प्रकार की डाउट है, कोई भी समस्या है, आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा दिया गया जो नंबर है, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस है, ज्ञानगढ़ एकेडमी, खटौना, कोसी कॉलोनी के सामने। आकर के भी आप
विजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप फोन से भी बात कर सकते हैं। पुनः मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, अगर आप इस बार सफलता चाहते हैं तो आप इस टेस्ट को दे दीजिए, आप फिर बाद में नहीं पछताएंगे। आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपने सही से एनसीईआरटी को पढ़ा है कि नहीं, ये टेस्ट आपका आकलन कर देगा। इस तरीके का टेस्ट कहीं भी नहीं है, आप देख लीजिए, आप ऑनलाइन देख लीजिए, या आप जो टेस्ट होता है ना ऑनलाइन देते हैं, या आप सेट में भी देख लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा। 4 महीना मेहनत करके हमने इस टेस्ट को बनाया है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से उठा करके, बहुत मेहनत लगा है बहुत, और टोटल कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाया है, जिस तरीके का बीपीएससी के लेवल से जहां तक हाई है, क्योंकि इस बार जैसे पिछली बार पूछा गया था ना, इससे काफी अलग होने वाला है। बीपीएससी ने क्या कहा है आप सभी को, गहन अध्ययन कीजिए, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि गहन अध्ययन एनसीईआरटी और एससीईआरटी को करना है। चलिए अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।